सेकंड एग्जांपल में मैं आपको लेके चलना चाहूंगा आपके बैंक। तो बैंक गए हैं आप कभी? ऑफ कोर्स गए होंगे। तो बैंक के अंदर आप क्या हैं? बैंक के अंदर हैं आप एक कस्टमर, कष्टों के मारे हुए, राइट? आप हैं एक कस्टमर। तो एज ए कस्टमर ऑब्जेक्ट आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है बैंक के अंदर? आपका एक अकाउंट नंबर होगा, आपका एक नेम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपका अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ये क्या है? आपकी प्रॉपर्टीज हैं, कस्टमर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। आपके फंक्शन क्या है बैंक के अंदर? आप क्या करते हैं? ऑफ कोर्स आप कैश डिपॉजिट कराते हैं, आप कैश विड्रॉ कराते हैं, आप कोई पॉलिसी इशू करा सकते हैं, आप कोई लोन ले सकते हैं, आप कोई अमाउंट ट्रांसफर करा सकते हैं। इस तरीके के फंक्शन आप बैंक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो बैंक के अंदर सिर्फ कस्टमर ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं या कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं? ऑफ कोर्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे कि बैंक मैनेजर ऑब्जेक्ट होगा जिससे आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, आपका कोई कैशियर ऑब्जेक्ट होगा, कोई क्लर्क ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। इन ऑब्जेक्ट्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज होगी, लाइक इनका एम्प्लॉय आईडी, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका डेजिग्नेशन, इनका एक्सपीरियंस। इस तरीके से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी और अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करते होंगे, कुछ टास्क परफॉर्म करते होंगे। इनके डेजिग्नेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनके टास्क अलग होंगे, इनके अलग होंगे, इनके अलग होंगे और इनके डिफरेंट होंगे। मान लीजिए एक सिनेरियो लेते हैं, आपको अमाउंट ट्रांसफर कराना है, तो आप किसके पास जाएंगे? मान लीजिए आप कैशियर ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं कि भाई ये अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना है। तो क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि वो आपको बाय फेस जानता है तो अमाउंट ट्रांसफर कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करेगा। वो आपसे अकाउंट नंबर पूछेगा आपसे, और जब वो अकाउंट नंबर पूछेगा उसे वेरीफाई करेगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट होगा तो ट्रांसफर करेगा और नहीं तो मना कर देगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक स्लिप दे फिल करने के लिए कि भाई ये स्लिप फिल करके दो। जब आप ये स्लिप फिल करके उसे वापस देंगे तो ये वेरीफाई करेगा, और अगर अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको बता देगा कि अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है, और नहीं होगा तो आपको तो भी बताएगा। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जो हमने कवर किया कि बैंक के अंदर किस तरीके से काम होता है। मान लीजिए हमें अब इस मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कहां से शुरुआत करें? अब ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कस्टमर बैंक तो जाता है नहीं, वो सिर्फ साइट के में जाएगा, साइट को विजिट करेगा, यहां पर यूजर आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर जाएगा। यस और नो? ऐसे ही होता है, ठीक है। और जैसे ही वो लॉगिन करता है, वो सारे ऑप्शन जो उसे बैंक जाने पर मिलते थे उसे यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं कि भाई बैलेंस चेक करना है तो यहां पे क्लिक करो, अमाउंट ट्रांसफर करना है तो यहां पे क्लिक करो, लोन के लिए इंक्वायरी करनी है तो यहां पे क्लिक करो। यस, मान लीजिए इस पर्सन को अमाउंट ट्रांसफर करना है तो ये कहां पे क्लिक करेगा? यहां पे क्लिक करेगा। अब देखिए ये सिनेरियो और ये सिनेरियो बिल्कुल सेम सिनेरियो नहीं है कि यहां पर लॉगिन करते ही बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे कि एक कस्टमर बैंक पहुंच गया हो। सिर्फ वो एक्चुअल में नहीं पहुंचा, बट टास्क वो यहां पर भी वही परफॉर्म कर पा रहा है। तो हम इसे किस तरीके से कन्वर्ट करें ऑनलाइन बैंकिंग में? अब देखो यहां पर भी इसका मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो इस कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यानी हम यहां पर बनाएंगे एक कस्टमर ऑब्जेक्ट, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बन जाएंगे इसके वेरिएबल्स।
और जो ये टास्क परफॉर्म करता था वो बन जाएंगे इसके फंक्शंस, राइट। तो वेरिएबल क्या हुआ? वेरिएबल एक सिंगल यूनिट है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं और फंक्शन भी होते हैं। इन प्रॉपर्टीज के हिसाब से, इन वेरिएबल के हिसाब से वो जो जो काम कर सकता है, राइट। सो ऑब्जेक्ट इज ए सिंगल यूनिट। अब मान लीजिए उसे अमाउंट ट्रांसफर करना है, उसने यहां पे क्लिक किया। अब अमाउंट ट्रांसफर करने का काम यहां पर कौन करता था? कैशियर करता था। तो यानी हमें ऑनलाइन कन्वर्ट करने के लिए एक कस्टमर ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहिए, सॉरी कैशियर ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। इस कैशियर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज वही होंगी जो इसकी थी, इसके जो वेरिएबल बनेंगे वो उसकी प्रॉपर्टीज थी, और जो ये टास्क परफॉर्म करता था उसके यहां पे मेथड बनेंगे, फंक्शन बनेंगे। सिर्फ फर्क ये होगा, वहां पर ये काम ये बंदा करता था वेरीफाई करने का, यहां पे उसके बिहाफ पर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे उस टास्क को। इस पर्सन ने क्लिक किया यहां पर, ये ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो गया जो कैशियर ऑब्जेक्ट था। इसने इसके सामने जैसे यहां पर ये स्लिप देता था, अब ये ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन इसे स्लिप शो कर देगा। ये स्लिप को फिल करेगा, इसे सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद ये वेरीफाई करता था, अब यहां पे सबमिट होने के बाद ये वापस इस ऑब्जेक्ट के टास्क में जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इसे वेरीफाई करेगा। अगर वैलिड यूजर हुआ और प्रॉपर ट्रांसफर हो सकेगा तो अमाउंट ट्रांसफर करके ये सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा, अदरवाइज मैसेज दे देगा वी आर नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, या इसी तरीके का कोई और मैसेज। यानी किसी भी मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटराइज करने के लिए किन किन ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में सोचना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी था कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाए वो बिल्कुल उस चीज का रेप्लिका हो जो हम रियल में परफॉर्म करते हैं। जो हम रियल में परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का बर्थ हुआ। एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है एंड दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखिए जो भी हम कोड लिखेंगे हम उसे कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोर्स कोड। और सोर्स कोड हो सकता है आप विंडो की मशीन पे लिखें, हो सकता है आप लाइनक्स पे लिखें, हो सकता है आप यूनिक्स पे लिखें, हो सकता है आप मैक पे लिखें। आप जहां पर भी सोर्स कोड लिखेंगे सबसे पहला काम होगा कि आप उसे कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद जो आपको फाइल मिलेगी वो मिलेगी आपको डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास, इसे हम बाइट कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइट कोड। कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल मिलने के बाद अब बारी आती है इसे रन करने की। रन करने के लिए हमें चाहिए होता है जेवीएम। जेवीएम यानी जावा वर्चुअल मशीन, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंड होता है। यानी प्लेटफॉर्म डिपेंड होने का मतलब ये हुआ कि ये विंडो के लिए अलग आता है, लाइनक्स यूनिक्स के लिए अलग, मैक के लिए अलग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रन करने वाला एनवायरनमेंट है ये है प्लेटफॉर्म, क्या? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग है। और ये जो कंपाइल करने के लिए जो जेडीके आएगा या जो कंपाइलर आएगा ये भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही होता है। क्या होता है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। तो अगर आप इस सिनेरियो को देखें कि जेडी कंपाइलर भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और जेवीएम भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, फिर क्यों कहते हैं जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? सब कुछ तो डिपेंडेंट ही है, इसे तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं बोला जाना चाहिए।
यस और नो? फिर क्यों कहा जाता है जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? तो मैं आपको बता दूं, दिस बाइट कोड, दिस डॉट क्लास इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी आपने हो सकता है विंडो पर बैठ करके कोई प्रोग्राम लिखा और उसे कंपाइल कर दिया, एक बार आपके पास डॉट क्लास फाइल आ गई, अब जरूरी नहीं है कि आप इसे विंडो पे ही रन करें, आप इसे जिस मर्जी आए उस प्लेटफॉर्म पे ले जा करके रन करा सकते हैं। वहां का जेवीएम, उस प्लेटफॉर्म का जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर देता है, इसलिए जेवीएम को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इज इट क्लियर?